सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू आई एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे अपनी क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के बारे में, जिसमें हम समझने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 संविधान एक जीवांत दस्तावेज, और इसमें आने वाले सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स को एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। सो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स को एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है संविधान एक जीवांत दस्तावेज, तो संविधान एक जीवांत दस्तावेज है, संविधान एक गतिशील दस्तावेज है। तो इसी बात को हम प्रूव करने के लिए, इसी बात को हम सिद्ध करने के लिए अपने इस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं उन सबको हम पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूं कि ये जो हमारा संविधान है, इस संविधान से संबंधित हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में बात करी थी। उसमें हमने समझा था कि संविधान क्यों और संविधान कैसे, यानी कि संविधान की हमें क्यों जरूरत है और संविधान कैसे बनाया गया। संविधान कैसे बनाया गया इस पे जरा फोकस करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान हमारे देश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमारे देश में छोड़िए हर एक देश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो यहाँ पर हम ये समझेंगे कि संविधान एक ऐसा लिखित या फिर अलिखित दस्तावेज होता है जिसमें शासन व्यवस्था का स्वरूप मिलता है, सरकार की शक्तियों का मतलब पता चलता है, जनता के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी होती है, और सरकार व संस्थाओं के विभिन्न अंगों के प्रशासनिक दिशा निर्देश आदि के प्रावधान भी हमें पता लगते हैं अपने संविधान के अंदर। अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि संविधान हमारा एक रूटीन है, संविधान हमारा एक रूटीन है, अगर मैं अपने इस पूरी दिनचर्या को डिसिप्लिन में रखना चाहूँगा तो मैं अपने माइंड में पहले से ही सेटअप कर लूँगा कि आखिर मुझे पहली कौन सी एक्टिविटी करनी है, मेरी कितनी लिमिटेशंस रहने वाली हैं, मैं कितना काम करूँगा, कितनी प्रोडक्टिविटी करूँगा, यानी हर तरीके से मैं अपनी पूरी दिनचर्या को पहले से एक पेज पर लिख लूँगा या अपने माइंड में सेट कर लूँगा। तो ये तो बात रही सिर्फ हमारे दिन की, यानी कि हम अपने पूरे दिन को इफेक्टिवली गुजारने के लिए इतनी सारी प्लानिंग करते हैं। तो हमारा भारत इतना महान देश, इतना बड़ा देश, भारत इतने बड़े देश को संभालने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ रूटीन की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया और कई सारे देशों से समझ लेकर, यानी कि और जो देश पहले से ही संविधान बना चुके थे उनसे समझा हमने कि आखिर क्या क्या चीज़ें हमें रखनी चाहिए। जैसे कि फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, आयरलैंड हो गया, अमेरिका हो गया। तो इन सारे देशों से हमने कुछ आइडियाज़ लिए कि आखिर हम अपने संविधान के अंदर क्या क्या चीज़ें रखेंगे और हमारे देश के लिए वो क्या हेल्पफुल रहेगी। तो ये हमने समझा कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसके अंदर हमें पूरी तरीके से देश के बारे में पता लगता है कि आखिर हमारा देश कैसे चलेगा और कैसे प्रोडक्टिव करेगा और ग्रोथ करेगा, समझे। तो अब हम यहाँ से पता लगाएं कि जैसे मान लीजिए हमारे देश का संविधान तो 1950 के अंदर बना था, 26 नवंबर 1949 के अंदर बनकर तैयार हो गया था। 2 साल 11 महीने 18 दिनों के अंदर 243 मेंबर्स की प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी के साथ हमारा ये संविधान बनकर तैयार हुआ था। कुछ महीनों बाद 26 जनवरी 1950 में इसको लागू कर दिया गया था। पूर्ण रूप से पूरे भारत पर कानून सभी तरीके से लागू कर दिए गए थे। तो अब हम यहाँ से जान पाएंगे कि 1947 1950 का समय वो और आज 2026, तो इन दोनों के बीच में समय का अंतर तो बहुत सारा है। और हम ये जानते हैं कि दुनिया में बनाई हुई मनुष्य के आधार पर कोई भी चीज़, दुनिया में बनाई हुई मनुष्य के आधार पर कोई भी चीज़ परिवर्तन मांगती है। उदाहरण के तौर पर अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो हम सर्दियों के कपड़े पहने हुए हैं, पर जब गर्मी का मौसम आ जाएगा तो हम अपने कपड़ों में, अपने शरीर में बदलाव कर लेंगे। तो समय के साथ बदलाव होते हैं और वो सभी चीज़ों में होते हैं, चाहे वो कोई लिविंग थिंग हो, चाहे वो कोई नॉन लिविंग थिंग हो, ठीक है। तो ये जो बदलाव है, तो ये जो बदलाव बड़ा कॉम्प्लेक्स शब्द है और इस कॉम्प्लेक्स शब्द को हमारे संविधान निर्माताओं ने पहले ही समझ लिया था और क्या क्या उन्होंने काम किया था वो अभी हम समझेंगे। बट अभी हमारा टॉपिक है क्या संविधान अपरिवर्तनीय है, यानी कि हमारा छोड़ो, संविधान जो होता है वो क्या बदल नहीं सकता। तो इसका जवाब है नहीं, संविधान बदल सकता है। संविधान बदल सकता है क्योंकि संविधान जब बनाया जाता है तो उस करंट सिचुएशन के हिसाब से बनाया जाता है, जो वर्तमान में स्थिति चल रही होती है उसके अकॉर्डिंग दिशा निर्देश बनाए जाते हैं। बट समय के साथ अगर कोई चेंज होता है तो आप अपने संविधान में भी चेंज कर सकते हो, सही है भाई। तो यहाँ से हमारे पास इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे बड़ा उदाहरण आता है सोवियत संघ, जिसको हम रूस के नाम से जानते हैं। इसने अपने 4 बार संविधान ही बदल दिया, इसने 4 बार संविधान ही बदल दिया। जब इसके संविधान को 70 वर्ष पूरे हो गए, इसने अपने संविधान को बदल दिया। क्यों?
परिस्थिति के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से। कब कब बदला? 1918 में, 1924 में, 1936 में, 1977 में। ये एग्जाम्पल फुलफिल नहीं है, फ्रांस का उठा लो। फ्रांस में 1793 में, 1848 में, 1875 में, 1946 में, 45-46 बोलते हैं, 1958 में। तो यहाँ पर ये फ्रांस ने बदला। तो हमने क्या जाना भैया, इन लोगों ने तो पूरे संविधान बदल दिए। तो संविधान परिवर्तनीय होता है, इसमें हम आवश्यकता व परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। जो हमारे देश के अंदर आवश्यकता और परिस्थिति चल रही है उसके हिसाब से हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये अपरिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनशील है। ठीक है, तो यहां से हमने जाना क्या संविधान अपरिवर्तनीय है, इसका जवाब है नहीं। संविधान एक परिवर्तनीय व्यवस्था है जिसको हम परिस्थिति और समय के अनुसार चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने भारत के संविधान की कि इतने बड़े और महादेशों ने अपने संविधान को ही पूरे बदल दिया, बट हमारे इस देश के अंदर आज तक कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई कि हमारे देश का संविधान ही बदलना पड़ जाए। तो वो क्यों नहीं हुई, कैसे नहीं हुई, इस पे जरा चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं परिवर्तनशील क्या संविधान है इस टॉपिक में अपने भारत की। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को वह पूर्ण रूप से लागू भी हो गया था। उस समय से अब तक के समय हमारे भारत का संविधान गतिशील तरीके से कार्य करता हुआ आ रहा है। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमें विरासत में इतना मजबूत संविधान मिला है और संविधान निर्माताओं ने अपनी दूरदर्शी सोच के साथ हमारे संविधान में सभी चीज़ें देश की परिस्थिति के अनुसार डाली हैं। अब यहाँ से आप ये समझ लो कि हमारे देश का संविधान इतना इफेक्टिव संविधान है कि इसमें आज तक इसको बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब आपके माइंड में यहाँ से एक बात टच हो जानी चाहिए कि सर अभी हम जो पीछे चैप्टर पढ़कर आए हैं लोकल गवर्नमेंट वगैरह स्थानीय शासन के अंदर, तो आपने हमें संविधान का 73वां और 74वां संशोधन सिखाया। 73वें के अंदर गांव के बारे में पढ़ा और 74वें में हमने शहरों के बारे में पढ़ा, जिससे तरीके से हमने अपने स्थानीय शासन को और मजबूत किया था। बिल्कुल बात ठीक है। तो यहाँ से आपके माइंड में अगर ये बात टच हो गई तो आपने पीछे वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है। और जो बच्चे नए हैं वो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप डायरेक्टली जाके गो थ्रू हो सकते हैं। सभी चैप्टर सीक्वेंस वे के साथ और पार्ट टू पार्ट अपलोडेड है। तो यहाँ पर हम ये जान पाएंगे कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि भारत का संविधान टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ कारणों की वजह से संशोधित होता रहता है। तो हमारे देश का संविधान कभी बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, उसके कुछ टॉपिक्स को चेंज करने की जरूरत हाँ पड़ चुकी है। अब तक की बात करूं तो हमारे देश के संविधान में कम से कम 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। तो ये बात भी हमारे संविधान निर्माताओं को पता थी। संविधान निर्माताएं जितने भी थे वो बहुत इफेक्टिव तरीके से काम कर रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंतर्गत ये सारी स्थिति चल रही थी। तो वह दूरदर्शी सोच के साथ आने वाले समय को लेकर सभी चीज़ों को एज्यूम्ड करके अपने देश के संविधान को बना रहे थे। बट उन्होंने ये चीज़ भी सोची कि समय के साथ हर चीज़ बदलती है, तो आने वाले समय के अंदर हमारे देश के संविधान को भी कुछ ना कुछ बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन्होंने इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए संविधान के अंदर 368 अनुच्छेद का निर्माण कर दिया और जिसके माध्यम से सारे प्रावधान दिए कि आने वाले समय के अंदर अगर आपको अपने संविधान में कुछ संशोधन करने की जरूरत पड़े तो आप किस तरीके से कर सकते हो और किस लिस्ट के अनुसार कर सकते हो, आप ये ध्यान रखिएगा। और किन मतलब क्या क्या टाइप्स होते हैं उसके। तो यहाँ पर हम ये समझ गए भारत के बारे में। तो अब इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक आता है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। तो जब हमारे संविधान निर्माताओं ने बता दिया 368 के अनुच्छेद के अंदर कि आप इस तरीके से अपने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया चला सकते हो, तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताई 3 प्रक्रिया। पहली प्रक्रिया है हमारे पास विशेष बहुमत और आधे राज्य के समर्थन के अनुसार हम अपने संविधान के अंदर चेंज कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर केंद्र व राज्यों के बीच विधायी शक्ति का वितरण, कि आखिर किसकी कितनी पावर होगी, कितने सोर्स ऑफ फाइनेंस होंगे और कहां तक उसका प्रशासनिक एरिया होगा। दूसरी चीज राष्ट्रपति के निर्वाचन के तरीके, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो ये सारे टॉपिक्स हम इसके अंदर कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है संसद में दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के अनुसार हम अपने संविधान के अंदर संशोधन कर सकते हैं। पहला आता है जैसे कि मौलिक अधिकार हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए या अन्य प्रावधान हो गए, जिसके लिए हमें दोनों ही सदनों के अंदर अलग अलग बहुमत चाहिए होगी और साथ ही साथ विशेष बहुमत के अनुसार, यानी कि अगर बहुमत पूर्ण रूप से पूरी नहीं हुई,
जो इसमें प्रावधान दिए गए हैं कि 51% से ज़्यादा हमें बहुमत चाहिए, यानी 50 to 51% हमें चाहिए हर एक सदन के अंदर, तब जाके आप किसी प्रावधान को चेंज कर सकते हो राज्य की सहमति के बाद। तो ये हमारे प्रावधान है। वो टॉपिक्स क्या हैं वो भी मैंने यहाँ लिख दिए। एक प्रावधान बचा हुआ है हमारा, जिसके माध्यम से किस तरीके से अपने संविधान को संशोधित कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में। तो तीसरी संविधान संशोधन प्रक्रिया हमारे पास आती है संसद में सामान्य बहुमत के अनुसार संशोधन, यानी कि नए राज्यों का निर्माण, राज्यों की सीमा व नामों का परिवर्तन, नागरिकता की प्राप्ति व समाप्ति का संशोधन, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित। तो ये हमारे वो टॉपिक्स हैं जो कि संसद में सामान्य बहुमत के अनुसार संशोधित किए जाते हैं। आगे बात समझ में। अब हमने यहाँ पे देखा कि भाई संविधान में संशोधन की प्रक्रियाएं क्या हैं। तो पहली हमने यह जानी कि भाई विशेष बहुमत और आधे राज्यों में समर्थन के अनुसार संशोधन किया जाता है। दूसरा हमने जाना संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के अनुसार, और तीसरा हमने ये जान लिया कि संसद में सामान्य बहुमत के अनुसार संशोधन होना। तो ये हमने प्रक्रिया के बारे में जाना। अब हम जानते हैं लिस्ट के बारे में। अब सर लिस्ट क्या है? देखो मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ आपको। जैसे कि हमारे पास अभी हम पीछे वाले चैप्टर्स में जो पढ़कर आए हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, याद है ना? तो ये तीनों टॉपिक किस चैप्टर के हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। तो संघ सूची वह विषय होते हैं जिसके ऊपर केवल और केवल केंद्र सरकार कार्य करती है। राज्य सूची वह विषय होते हैं जिस पर केवल और केवल राज्य सरकार कार्य करती है। और यहीं पर समवर्ती सूची की बात करूं तो यहाँ वह विषय हैं जहां पर दोनों ही सरकारें मिलकर कार्य कर रही हैं। तो ये एक प्रक्रिया के बारे में आप समझो। तो ये यहाँ पर ना, अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा संशोधन के विषय, तो यहाँ पर हम उसी तरीके से लिस्ट पढ़ेंगे, समझे? यानी कि यहाँ पर हम लिस्टों के बारे में जानेंगे कि हमारे संविधान में जो संशोधन इन प्रक्रियाओं के माध्यम से होते हैं उनको हम आगे किस लिस्ट के अंदर क्लासीफाई कर देते हैं, आगे हम उनको किस कैटेगरी में बांट देते हैं। तो संविधान के अंदर संशोधन की प्रक्रिया के माध्यम से जो संशोधन होते हैं वो विषय हम किस 3 भागों में बांटते हैं। पहला आता है हमारे पास प्रशासनिक संशोधन। प्रशासनिक संशोधन का मतलब आप ये समझ लीजिए कि प्रशासन से संबंधित। पहला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से 62 वर्ष की आयु में कर देना। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित संशोधन व SC व ST के आरक्षण से संबंधित सारे वो संशोधन हम प्रशासनिक संविधान के संशोधन के अंदर कैटेगरी में क्लासिफाइड कर देते हैं, यानी इसके हम अंदर बांट देते हैं। समझ गए? तो प्रशासनिक संविधान के अंदर संशोधन हम जाना, प्रशासनिक संशोधन के अंदर हमने जाना कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित हो गया, आरक्षण से संबंधित हो गया, आयु से संबंधित हो गया, जो कि हमारे न्यायाधीशों की होती है। तो ये हमने प्रशासनिक के बारे में समझ लिया। अब हम जरा बात करते हैं कि राजनीतिक आम सहमति से संबंधित संशोधन कौन से होते हैं। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपकी पार्टी कोई और सी है और मेरी पार्टी कोई और सी है, तो हम दोनों पार्टीज ने मिलकर एक विचारधारा व्यक्त करी कि भाई हाँ ये गलत है, इस पर संशोधन होना चाहिए। तो इसके माध्यम से हमने फर्दर कैटेगरी बना दी। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब यह है कि जो आम सहमति के बिहाफ पर संविधान में संशोधन किए जाते हैं उसको हम इन कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि 1984 के बाद अधिकतर जितने भी संशोधन हुए हैं वो इसी कैटेगरी के अंदर हमने डाले हैं। तो इसमें क्या आता है भाई? इसमें आता है बेटा दल बदल, यानी कि जो हमने पढ़ा था ना चैप्टर में दल बदल की नीति, यानी कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चला जाता था इंसान पहले चुनाव जीतने के बाद। तो इससे दोनों ही पार्टी का बड़ा नुकसान हुआ करता था, जीतने वाली पार्टी का भी और जिस पार्टी में वो जा रहा है उसका भी, है ना? तो यहाँ से उसे भी डरता भाई ये वहां से आया तो यहाँ से भी जा सकता है। तो दल बदल और विरोधी कानून, यानी कि दल बदल विरोधी कानून के समक्ष में क्या था कि भाई सारी पार्टीज एकजुट हो गई थी कि भाई हाँ इसके खिलाफ तो काम होना ही होना चाहिए। फिर हमने देखा 61वां संविधान संशोधन। 61वां संशोधन का मतलब जानो यहाँ से कि पहले संविधान के अंदर जो मतदाता की आयु थी, यानी कि वोट डालने की जो आयु थी वो 21 वर्ष की थी। बाद में जाके सभी पार्टीज ने ये सोचा कि भाई 21 वर्ष नहीं होनी चाहिए, 18 वर्ष की होनी चाहिए। तो आम सहमति के हिसाब से इस संशोधन को किया गया। और जो आप अभी फिलहाल पढ़ के ही आए हो 73वां संशोधन और 74वां संशोधन जो हमारी स्थानीय शासन के लिए लिया गया। तो ये हमारे सारे आम सहमति के बिहाफ पर है। तो ये हम इनको राजनीतिक आम सहमति के अनुसार से कैटेगराइज कर देते हैं। तो हमारे पास ये संशोधन आ गया और हमने जाना कि 1984 के बाद ज्यादातर संशोधन इसी के अंदर हमने डालते हुए आ रहे हैं। अब एक कैटेगरी बची है, उसको फटाफट से कवर करते हैं और हम ये समझते हैं कि ये जो हमने संशोधन के बारे में समझा इसमें कौन से ऐसे संशोधन हुए जिससे लड़ाई उत्पन्न हो गई हमारे देश के अंदर।
तो चलिए स्टूडेंट्स, हमारे पास तीसरी लिस्ट आ जाती है संविधान की व्याख्या से संबंधित संशोधन। तो इसमें क्या है, इसका अर्थ है सरकार व न्यायपालिका के बीच हुए मतभेद संविधान संशोधन को लेकर। तो ये हमारे कैटेगराइज किए जाते हैं संविधान की व्याख्या संबंधित संशोधन के अंदर। तो इसमें क्या हुआ भाई, पहले हमारे भाई संविधान के अंदर मौलिक अधिकार थे 7, अब हो गए 6। तो बीच का एक जो अधिकार है वो कहाँ पर आ गया, संपत्ति का अधिकार आ गया कानूनी अधिकार के अंदर। यानी कि अगर गवर्नमेंट को नीड पड़ी तो वो इसको यूज करके हटा भी सकती है। यानी कि मौलिक अधिकार का मतलब जानो, मौलिक अधिकार आपने सब सीखा था। मौलिक अधिकार का मतलब ये होता है कि जो आपसे नहीं छीने जा सकते। तो यहाँ पर अब नीति निर्देशक तत्व के तहत इस संपत्ति के अधिकार को निकालकर मौलिक अधिकार की सूची से अलग रख दिया गया, ताकि आप इस अधिकार का यूज करके अपनी प्रॉपर्टीज को सेफ ना रख सको। ठीक है, यानी कि जो कब्जे वगैरह हो जाया करते थे ना सरकारी जमीन पर, फिर सरकार को मुआवजा देना पड़ता था। तो इन करप्शन से बचने के लिए ये संशोधन हुआ था, परंतु न्यायपालिका और सरकार के बीच में काफी मतभेदों के बाद तो जो संशोधन सरकार व न्यायपालिका के बीच में मतभेद पैदा करे तो वो कैटेगराइज की जाते हैं संविधान की व्याख्या संबंधित संशोधन से। तो हमने 3 लिस्ट समझी, प्रशासनिक संविधान संशोधन, आम सहमति संशोधन और तीसरी हमने पढ़ ली संविधान की व्याख्या संबंधित संशोधन। अब हम ये जानते हैं कि विवाद वाले संशोधन कौन से हुए। तो विवाद वाले हमारे पास संशोधन हुए थे 38, 39 एंड 42। तो इनमें क्या हुआ था भाई, इनमें आपातकाल की स्थिति समझी थी ना हमने। आपातकाल खैर अभी नहीं है, इसका वाइडर टॉपिक क्लास 12th के अंदर है और बहुत अच्छे समझाया गया। अभी फिलहाल आप ये समझो कि आपातकाल एक ऐसी अवस्था होती है जिसके अंदर देश की सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास आ जाती हैं और केंद्र सरकार इस चीज को तब अप्लाई करती है जब देश के अंदर आंतरिक स्तर पर या बाहरी स्तर पर अशांति फैल जाती है। तो यहाँ पर 38, 39, 42 ये संशोधन हमारे लिए विवाद का विषय इसलिए बने थे, क्यों बने थे, क्योंकि इन संशोधनों में मौलिक अधिकारों पर पूर्ण रूप से छेड़छाड़ की गई थी। मौलिक अधिकारों को रद्द कर दिया गया था और न्यायपालिका के साथ संघर्ष किया, यानी कि न्यायपालिका के न्यायों को और उनके अधिकारों को, उनके फैसलों को निरस्त माना था। नौकरशाह यानी कि प्रशासन पर प्रतिबंध लगा दिया था और चुनाव आयोग से छेड़छाड़ भी की थी। यानी कि इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगाया था तो चुनाव आयोग से भी छेड़छाड़ हुई थी। 5 साल की अवधि को 6 साल की अवधि भी कर दिया गया था और 5 साल के अंदर होने वाले चुनावों को पहले भी करवा लिया गया था। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से संशोधन थे जो कि हमारी भारत की मौलिकता पर बहुत बड़ा असर पड़ा था। तो इसके बाद संविधान के 43वें और 44वें, ध्यान रखना, संविधान के 43वें और 44वें, मैंने मात्रा लगा दी, संविधान के 43वें और 44वें संशोधन के माध्यम से इन तीनों संशोधनों को निरस्त कर दिया गया था। और यही इसके बाद हमारे पास टॉपिक आया संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत। इसका मतलब यह है कि अब तक आप अपने चैप्टर के अंदर पढ़कर आए हो कि भाई संविधान क्यों और कैसे। यानी कि हमने इस चैप्टर की जब शुरुआत करी जीवन दस्तावेज की, तो हमने ये जाना कि संविधान क्या है और हमने किस तरीके से इसको अपरिवर्तनीय नहीं माना, हमने इसको परिवर्तनीय माना। अब इसका उदाहरण समझने के लिए हमने 2 उदाहरण लिए, रूस का और फ्रांस का। रूस ने बदला 4 बार संविधान पूरा पूरा और फ्रांस ने बदला 5 बार संविधान पूरा पूरा। बट हमें ऐसी जरूरत नहीं पड़ी कभी। तो इसलिए जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारे देश का संविधान एक ऐसा संविधान है जो संविधान निर्माताओं ने बड़ी दूरदर्शी सोच के साथ बनाया और दूरदर्शी सोच के साथ हमारे देश के हित में जो परिस्थितियां हैं उनको ही डाला। बट वो ये भी जानते थे कि समय के अनुसार हर चीज में बदलाव जरूरी होता है और होना भी चाहिए। तो उन्होंने संविधान के 368 यानी 368वें संविधान संशोधन के अंदर उन्होंने 368वें अनुच्छेद के अंदर उन्होंने पूर्ण रूप से प्रावधान दे दिए कि अगर हमें आगे आने वाले समय में कोई संशोधन की जरूरत पड़े तो आप ऐसे ऐसे संशोधन कर लीजिएगा, ये परिक्रियाएं हैं और ये लिस्ट है। तो वो परिक्रिया हमने पढ़ी, संशोधन की परिक्रिया जानी, वो 3 हमने टॉपिक जाने की संशोधन की परिक्रिया इनके बेस पर होती है। फिर हमने जाना कि संशोधन की परिक्रिया हो गई, फिर संशोधन भी हो गया, फिर आप उसको किस कैटेगरी के अंदर डालोगे, तो वो हमने 3 कैटेगरी पढ़ी, वो तीनों हमने यहाँ लिखवाई हैं और आपको अच्छे से समझाई भी हैं। तो ये सब चीजें आपने पढ़ ली। तो आपने देखा कि सर आपने अभी बताया कि हमारे संविधान के अंदर संशोधन 100 से ज्यादा बार हो चुके हैं। तो हमने यहाँ पर जो भी संशोधन किया वो देश के अंदर जो संविधान है उसके छोटे छोटे टॉपिक्स पर किया, देश के हित के लिए किया। बट देश के जो संविधान की मौलिकता है, उसकी संरचना है, उसके ऊपर हम कोई संशोधन नहीं कर सकते। अगर कोई नेता ये चाहे कि देश हमारा धर्म निरपेक्ष है, उसको धर्म सापेक्ष बना दे, कोई ये चाहे कि हमारे देश लोकतंत्र है उसमें सेना तंत्र ला दे,
कोई ये चाहे कि हमारा देश संसदीय प्रणाली पे ना चलकर अध्यात्मक प्रणाली पे चले, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये संविधान की वो संरचनाएं हैं, वो मौलिकताएं हैं जिसको किसी संशोधन के माध्यम से चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये हमें सिखाता है संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत, कि संविधान की जो मूल संरचना है उसको किसी भी संशोधन के माध्यम से बदला नहीं जा सकता। तो इन्हीं सारे टॉपिक से हमने ये समझा कि संविधान भारत का एक जीवंत दस्तावेज है, एक गतिशील दस्तावेज है। और मैं आपको बताऊं कि भारत के अंदर संविधान एक गतिशील इसलिए भी बना क्योंकि हमें अपनी आज़ादी की कद्र थी। हमारे संविधान निर्माताओं को अपनी आज़ादी की कद्र थी। वो उन सभी समस्याओं से झूले थे जो कि आने वाली पीढ़ी को वो उन सब से दूर रखना चाहते थे, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो जनसंख्या हो, मतलब कुछ भी हो, उस सब चीज़ों से वो दूर रखना चाहते थे। और जब इंसान के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो मिस्टेक्स बहुत कम करता है। आप जानते हो ना, वो कमियां मतलब गलतियां बहुत कम करता है। तो हमारे देश की जो हमारी आज़ादी है वो बहुत लंबे संघर्ष के बाद आज़ादी हमें मिली। तो इसी लंबे संघर्ष ने हमें बहुत कुछ सिखाया और हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें ऐसी विरासत दी जो आज तक हमारे यहाँ पर गतिशील तरीके से चल रही है। और जो इतनी महाशक्ति बड़े देश हैं, फ्रांस और रूस, नेपाल तो खैर इतना बड़े नहीं है, फ्रांस और रूस जैसे देश हैं, उनको अपने संविधान बदलने की जरूरत पड़ गई, बट भारत को अपने संविधान बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये हमने सिद्ध कर दिया, कि भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। तो ये हमारा चैप्टर था। सो होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, बट कहीं किसी टॉपिक के अंदर कोई डाउट रह गया हो, कोई टॉपिक ना समझ में आया होगा या फिर कोई पॉइंट ना समझ में आया हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बता दीजिएगा। मैं उसी दिन उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्रेशन के साथ। थैंक यू।